नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और एज डिस्कस करने जा रहे हैं जिस एज का नाम है द एज ऑफ रिवाइवल। इस एज को हम एज ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, एज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, एज ऑफ बैरननेस भी कहते हैं। और इस एज की शुरुआत होती है दोस्तों 1400 से लेके 1550 तक चलती है ये एज। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज नहीं है ये हमारे लिटरेचर में, क्योंकि इस एज के दौरान कोई भी ग्रेट लिटरेचर जो है प्रोड्यूस नहीं किया गया था। उसके पीछे दोस्तों कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे? एक तो दोस्तों द वॉर ऑफ 100 years वॉज गोइंग ऑन एंड द टाइमिंग ऑफ दिस वॉर इज़ 1337 to 1453. So almost for 50 years the 100-year war is going on, and when this war got end, after that we know there is another war starts, that is known as the War of Roses. Okay, so there is a kind of wars are also going on, and you know that कि आपका जो लिटरेचर है वो हमेशा पीस के टाइम पे होता है। तो पीस का टाइम तो था ही ना इस एज के दौरान, इसीलिए जो आपका लिटरेचर है वो ज़्यादा इसमें ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, सो द वॉर वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एंड देन व्हेन वॉर केम टू एन एंड इन 1453 अनदर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, वॉर ऑफ रोसेस, जिसे हम 30 years वॉर भी कहते हैं। और जिस वॉर का जो टाइमिंग था वो रहेगा 1455 से लेके 1485 तक। ठीक है, ये वॉर हुई थी बेटा हाउस ऑफ योर्क्स और हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बीच। यहाँ पे हाउस ऑफ लैंकेस्टर ने डिफीट कर दिया था हाउस ऑफ यॉर्क को। इसके बाद दोस्तों एक पावरफुल मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई थी इंग्लैंड में। सो यही रीज़न था कि जो भी राइटर्स थे, ज़्यादातर जितने भी राइटर्स थे, जो ज़्यादातर कोर्टियर्स थे जो इन वॉर्स के बीच में इन्वॉल्व थे। और यही रीज़न है कि हमें यहाँ पे लिटरेचर देखने को ही नहीं मिलता है, कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स इस एज में छपती ही नहीं है। इसीलिए हम इस एज को एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ बैरननेस, एज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी, सो हम इसे एज ऑफ डार्कनेस इसीलिए कहते हैं। एज ऑफ रिवाइवल बेटा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस एज के एंड तक जाके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक रिवाइवल हो रहा था। तो ये एज थी डिक्लाइन था चौसर के बाद, क्योंकि चौसर बहुत बड़ा राइटर था और चौसर के बाद कोई भी ऐसा राइटर आया नहीं, वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा निकल चुका था। तो चौसर अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा आगे था। और जब चौसर ख़त्म हुआ, चौसर की डेथ हो गई 1400 में, तो उसके बाद कोई भी ऐसा राइटर नहीं था। दूसरी और वहाँ पे वॉर्स भी चली हुई थी, तो उस तरीके से कोई भी ग्रेट लिटरेचर जो है पैदा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही इस एज की एंड होती है, जैसे ही रेनेसां पीरियड या एज ऑफ रिवाइवल पीरियड स्टार्ट होता है, तब बेटा कुछ ना कुछ हमें जो है अच्छे वर्क दिखने को मिलते हैं। और जिसकी जो बुनियाद है वो आगे जाके आपको एलिजाबेथन लिटरेचर में मिलेगी। एलिजाबेथन लिटरेचर में आपको पता होगा कि बहुत बढ़िया लिटरेचर पैदा हुआ था, तो उसकी शुरुआत एज ऑफ रिवाइवल में हो गई थी। ठीक है, तो एज ऑफ रिवाइवल में हम जो शुरू का पीरियड है उसे तो हम एज ऑफ बैरनेस, एज ऑफ डार्कनेस कंसीडर करते हैं, एंड द एंड लास्ट पीरियड है जो सेकंड पार्ट है इस एज का, उसे हम कहीं ना कहीं एज ऑफ रिवाइवल या फिर एज ऑफ एज ऑफ रेनेसां भी कहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम दो पार्ट में इस एज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी राइटर्स थे बेटा इस टाइम पे वो ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट थे, और जिन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड लिखी हैं। ठीक है, और इस एज की जो मोस्ट प्रोमिनेंट डेट है बेटा वो है 1476। इस एज में क्या हुआ था, इस ईयर में बेटा थॉमस कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट बुक उसने प्रिंट किया था वो था द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर्स। तो ये फर्स्ट बुक थी जो प्रिंट हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, और फर्स्ट बुक जो इंग्लैंड के बाहर प्रोड्यूस हुई थी बेटा उसका नाम था द गटनबर्ग बाइबल, और जिसे हम 42 लाइन बाइबल भी कहते हैं, और जिसे हम द मज़लिन बाइबल या फिर B42 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी आउट ऑफ इंग्लैंड, और आउट इन इंग्लैंड फर्स्ट बुक वाज द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय जो जर्मनी में प्रिंट की गई थी, एंड देन इन इंग्लैंड में कैक्सटन की डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर जो है वो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी। इसके अलावा जो कैक्सटन की सेकंड बुक थी बेटा वो बुक थी द गेम एंड प्ले ऑफ चेस। तो ये सेकंड बुक थी इंग्लैंड में पब्लिश होने वाली। इसके अलावा कुछ और राइटर्स थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखा है, फिलोसफी के बारे में लिखा है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट राइटर है वो इसमें आएगा डेसिडेरियस एरस्मस। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है बेटा ये। इसने वर्क लिखा था प्रेज ऑफ फोली, जिसे लैटिन में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1511 में। ये एक्सटेंडेड वर्क था जिसके बारे में जिसमें उसने बात करी थी फोली के बारे में और स्टुपिडिटी के बारे में। उसका मानना था कि नॉलेज इज द बेस ऑफ ऑल वोज एंड सफरिंग्स, एंड इट इज़ नॉलेज दैट ट्रेवल्स आवर लाइफ, एंड वी शुड अवॉइड नॉलेज एज मच एज वी कैन। एंड here he takes reference from Bible that if they didn't follow the order of God and destroy the fruit of knowledge, that is the reason that we people are suffering because we have this knowledge thing। और आपको पता भी होगा बेटा नॉलेज के मेरा जो बच्चा है, हमारा जो चिल्ड्रन होता है,
जो चाइल्ड है उसके कोई भी नॉलेज नहीं होती है और उसको कोई भी बोझ, कोई भी सफरिंग नहीं होती, कोई भी दुनिया से कुछ भी कहो आप, वो अपना मस्त रहता है बच्चा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे दिमाग में जो है नॉलेज आना शुरू हो जाती है ना, नॉलेज आना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो है हमें सफरिंग्स होती हैं। कोई हमें कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे को चीज़ अच्छे बुरे की नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चा इन चीज़ों से दूर है। और इसलिए कहते हैं ना चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इसीलिए बेटा क्योंकि उसने जो है उसे कोई भी नॉलेज नहीं है, वो इन चीज़ों से बहुत परे है। ठीक है, तो उस तरीके से इस चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हेनरी बेलेक है उसने एक ट्रेटिस लिखा था जिसका नाम था इन प्लेस ऑफ इग्नोरेंस, और उसने ये ट्रेटिस किससे लिखा था, इस बुक से इंस्पायर होकर ही उसने ये ट्रेटिस लिखा था। ठीक है, चलिए अब इस एज को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया द रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो था 1400 से लेकर 1550 तक चला था। इसको हम एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी या फिर एज ऑफ वेरानेस भी कहते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स हुए हैं हिस्ट्री के इस टाइम पे। द 100 Years वॉर चली हुई थी 1337 से लेकर 1453 तक। उसके बाद जोसेफ की डेथ हो गई थी 1400 में। देन बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट भी इसी एज में हुआ था 1415 में, जिसमें इंग्लैंड मैनेज टू डिफीट फ्रेंच। ओके, देन कैडिस रिवेलियन भी इसी एज में हुई थी, वो 1450 में हुई थी। इसके अलावा वॉर ऑफ रोसेस मैंने आपको बताया 1450 से लेकर 1485 तक चली थी। उसके अलावा प्रिंटिंग जो थी वो इंग्लैंड में कैक्सटन के द्वारा लाई गई थी 1476 में, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब रिवाइवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं बेटा। रिवाइवल ऑफ लर्निंग मीन्स जब लिटरेचर में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके बाद एक सडन रिवाइवल आया था, रेनेसां पीरियड आया था लिटरेचर में। ठीक है, तो उस चीज़ को इसमें कंसिडर किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैमर्टिन दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग के बारे में, रेनेसां के बारे में लैमर्टिन ने कहा है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, मैन ने खुद को डिस्कवर किया था और यूनिवर्स को भी डिस्कवर कर लिया था इसी एज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेन दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आइज एंड सीन। तो अकॉर्डिंग टू टेन जो मैन था काफ़ी लंबे समय से जो ब्लाइंड था उसने अपनी आंखें खोल ली थी और उसने खुली आंखों से देख लिया था। ठीक है, नाउ दिस पीरियड बेटा इज बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ द एज ऑफ सोसर एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड देन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन फॉर द एज ऑफ एलिजाबेथ। नाउ फॉर ए सेंचुरी एंड ए हाफ आफ्टर चौसर नॉट ए सिंगल ग्रेट वर्क वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो लगभग 150 सेंचुरीज तक, 150 सालों तक कोई भी सिंगल वर्क जो था, सिंगल ग्रेट वर्क था, वो पब्लिश नहीं हुआ था। और स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश था जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लो था। अब इसके पीछे कुछ कारण थे, जो 3 मेन रीजन थे इसके पीछे, वो बेटा वो थे। एक तो 100 Years वॉर चली हुई थी फ्रांस के साथ, उसके अलावा सिविल वॉर्स चली हुई थी, सिविल वॉर्स ऑफ रोसेस चली हुई थी, एंड देन द रिफॉर्मेशन चला हुआ था सेकंड पार्ट में, जिसने कि लोगों के माइंड्स को फिल कर दिया था रिलीजियस क्वेश्चंस के साथ। देन रिवाइवल मेड स्कॉलर्स स्टडी क्लासिक्स एंड फॉरगेट नेटिव लिटरेचर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन लिटरेचर इन दैट एज, सो दैट्स वाज व्हाई पीपल वर नॉट फोकसिंग ऑन लिटरेचर। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिटरेचर ऑफ द रिवाइवल की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की। सबसे पहले हमारे पास राइटर आते हैं थॉमस मैलोरी। जन्म हुआ था इनका 1415 में और डेथ हो गई थी 1471 में। नाउ कैक्सटन इन हिज इंट्रोडक्शन सेज दैट द थॉमस मैलोरी वाज ए नाइट एंड कंप्लीटेड हिज वर्क इन 1470, 15 years बिफोर कैक्सटन प्रिंटेड इट। Okay, the record adds that he was the servant of Jesu both by day and by night. He was the first person to compile all the Arthurian cycle which were remedially spread in a structured order. Okay, so he was not a writer actually, he just compiled all the works, all the Arthurian cycle, जिसके बारे में बाद में बहुत सारे राइटर जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारे वर्क्स भी लिखेंगे। ठीक है, नो इट डील्स विद द डेथ ऑफ ऑर्थर and here morte means death. So morde di author, the work he has written, so it deals with the death of author, that is here morte means death. Okay, it was published in 1485. ओके, ना थॉमस मोर है अपना सेकंड इंपॉर्टेंट राइटर। 1478 में इसका जन्म हुआ था और 1535 में इसकी डेथ हो गई थी। इसका बेटा एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है यूटोपिया और अ किंगडम ऑफ नोवेयर। 1511 में इसे पब्लिश किया गया था, लैटिन में से लिखा गया था, ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में 1551 में राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा, और इसका इंग्लिश टाइटल है बेटा किंगडम ऑफ नोवेयर। ओके, यूटोपिया मीन्स अ किंगडम ऑफ नोवेयर। इट इज डिवाइडेड इन 2 books, डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड द डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया. Now More learns from a sailor of a wonderful kingdom of nowhere in which all questions of labor, government, society and religion are settled by simple justice and common sense. In this we find for the first time the foundations of a civilized society and 3 great words, that is liberty, fraternity, equality, which got prominence during the French Revolution. आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रूसो ने ही ये आइडिया दिया था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का। ठीक है, और जो हमारा जो प्रेजेंट ऑथर है उसको पता चलता है इस एक एज के बारे में, सॉरी एक
सोसाइटी के बारे में, यहाँ पे सब कुछ सही होता है, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। और उससे लगता है कि इंग्लैंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इंग्लैंड में ऐसी कोई सोसाइटी क्यों नहीं हो सकती जिसमें कि कुछ भी गलत ना हो, सब बढ़िया हो, सब अच्छा हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी वुमेन राइट्स हो, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा प्लेस इंग्लैंड में नहीं था। और यूटोपिया में कुछ चीज़ें बेटा बैन भी थी। फर्स्ट थिंग कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ पे। दूसरा, इंडोर होटल सारे बैन थे, गैम्बलिंग, हंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, मेकअप, ये सारी चीज़ें बैन थी। इसके अलावा जो वुमेन थी, अगर वो कुछ गलत करती हैं, इफ़ दे डू समथिंग रॉन्ग, देन दे शुड कन्फेस देयर फॉल्ट्स टू देयर हस्बैंड्स वंस इन ए मंथ, ओके। इन यूटोपिया दे टॉक्स अबाउट क्रिश्चियनिटी, ही टॉक्स अबाउट गॉड एंड गॉडली एग्जिस्टेंस. So this is the first ever book where Thomas More talks about the ideal country, ideal people and ideal society. So this is a kind of work and it is very important work if you are a student of literature, if you are preparing for NET or any other exam, you should read that book. Okay, at least summary तो पढ़नी चाहिए आपको बेटा। थर्ड राइटर, इंपॉर्टेंट राइटर हमारे पास है थॉमस एलियट। 1490 को इसका बर्थ हुआ था और 1546 में इसकी डेथ हो गई थी। ही हैज़ रिटन लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी विच इज़ द फर्स्ट एवर रिटन डिक्शनरी इन 1538. Okay, he has also written the Castle of Health, which was published in 1538. Now we comes to other important writer, that is William Tyndale, 1494 born and 1536 death. He is the first person to translate the New Testament of the Bible, though he was burned alive because people didn't like this translation and considered it immoral. Now Tyndale translation of the New Testament 1525, published in 1525, which fixed the standard of good English and brought standard not only to scholars but also to common people. He made this translation from his original Greek and later translated parts of the Old Testament from the Hebrew. Now much of his work was included in Cranmer's Bible, also known as the Great Bible, which was published in 1539. Now come to the another writer, that is Roger Ascham, 1515 born, 1568 death. He was a famous classical scholar. He was tutor to Queen Elizabeth. He has written a famous work, that is Toxophilus, which is also known as School of Shooting, and was published in 1545. He expresses in his preface or apology a very widespread dissatisfaction over the neglect of native literature when he says, "And as for a Latin or Greek tongue, everything is so excellently done in them that none can do better. In the English tongue, contrary, everything in a manner so meanly, both for the matter and handling, that no man can do worse." Now, in this work, he talks about the need for physical training for students and the training of archery for the princes. He has written one more work, that is The Schoolmaster, 1570 published. Here he talks about the need of training for the teachers. Okay, दोस्तों, let us come to the another work, that is Total Miscellany, published 1557. Total Miscellany, probably the first printed collection of miscellaneous English poems. It contained the works of Sir Thomas Watt, 1503 born, 1542 death, and for Sir Henry Howard, Earl of Surrey, that is 1517 born and 1547 death, and Nicholas Cramer. The volume had 271 poems, 15 from Surrey, 27 from Watt, and the rest by Nicholas Cramer and others with no authenticity. Surrey and Watt introduced the sonnet and the blank verse in English poetry. Now we come to the another writer, that is Desiderius Erasmus, Praise of Folly. He has written a work, Praise of Folly. It was written in Latin. It is a line of, it is like a song of victory for the new learning, which had driven away vice, ignorance, and superstition, the three foes of humanity. It was published in 1511 after the accession of Henry VIII. Folly is represented as dunning cap and wells and mounting a pulpit where the vice and cruelty of kings, the selfishness and ignorance of the clergy, and the foolish standards of education are satirized without mercy. It inspired Hilaire Belloc to write an essay entitled In Place of Ignorance. सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो एज है, द एज ऑफ रिवाइवल, यहीं पे ख़त्म होती है। ये एज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ज़्यादा वर्क्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो वर्क्स जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उनकी भी आपको समरी पढ़नी है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत, टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।